हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो है बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे कि लंदन एंड लंदन थ्योरी, गिन्सबर्ग एंड लंदन थ्योरी। पर जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी अगर मैं बोलूँ तो, या फिर मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी थी जिसने जो है सुपर कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, दैट इज़ योर बीसीएस थ्योरी। सो बीसीएस थ्योरी जो है दैट इज़ गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, बार्डिन, कूपर एंड स्ट्रीचर। इन 3 साइंटिस्ट ने दी थी और इनके नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग जो है इस थ्योरी का नाम पड़ा था। तो ये जो है थ्योरी दी गई थी 1957 में। तो अब हम देखते हैं इसकी डिटेल में कि जो है ये थ्योरी क्या थी। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। हम डिटेल में जो है इस थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो बीसीएस थ्योरी की, अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करूं कि बीसीएस थ्योरी की जब फॉर्मुलेशन हुआ था वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो वो जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन के ऊपर बेस्ड था, जैसे कि आइसोटॉपिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपरकंडक्टर्स। तो यहाँ से जो है उन्होंने जो है बीसीएस थ्योरी का जो है ये कह सकते हैं बेस जो है, उन्होंने ये कुछ एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन से उन्हें मिला था। सबसे पहला कंक्लूजन क्या था? आइसोटॉपिक इफेक्ट। उन्होंने आइसोटॉपिक इफेक्ट से क्या ऑब्जर्व किया कि द ट्रांजिशन रिजल्टिंग इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट मस्ट डिपेंड अपॉन लेटेस्ट वाइब्रेशन। तो वहाँ से उन्हें ये पता चला कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो ट्रांजिशन होती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर, तो ये जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है ना, बेसिकली ये डिपेंड करती है लेटेस्ट वाइब्रेशन के ऊपर। जो लेटेस्ट, यानी कि आपको पता है कि आयंस होते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो है वो क्या करते हैं, लेटेस्ट पॉइंट पे जो है आयंस जो बैठे हुए हैं अपनी मीन पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते हैं, और उन वाइब्रेशंस की वजह से जो है जो क्वांटा एसोसिएटेड होता है विथ लेटेस्ट वाइब्रेशन उसको हम कहते हैं फोनोन्स। सो ये जो है फोनोन्स जो है, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं जो है इन फोनोन्स के ऊपर जो है डिपेंड करती है। सो यहाँ अगर आपको याद होगा तो हमने जो है आइसोटॉपिक इफेक्ट हमने पढ़ा था। तो आइसोटॉपिक इफेक्ट में जो है हमने जो है ये रिलेशन पढ़ा था कि जो टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइसोटॉपिक मास, और उसकी पावर क्या है हमारे पास? बीटा। ठीक है, तो आपने ये कैलकुलेट की थी, इट कम्स आउट टू बी 1/2। सो यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे हम मास बढ़ेगा, आइसोटॉपिक मास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि हमारा आइसोटॉपिक मास जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर हमारा एम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो अल्टीमेटली हमारा टीसी किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पर जब हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जो है ये सजेस्ट करता है कि नॉन जीरो क्रिटिकल टेम्परेचर, पर हमें क्या मिल रहा है? नॉन जीरो क्रिटिकल टेम्परेचर मिलता है। अगर नॉन जीरो क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी कि जो हमारा टीसी है वो क्या है? नॉन जीरो है, तो इसका मतलब जो हमारा कुछ ना कुछ जो है आइसोटॉपिक मास की बात करूँ या एटॉमिक मास की बात करूँ, तो कुछ ना कुछ क्या रहेगा? वो फाइनाइट रहेगा, यानी कि उनका कुछ ना कुछ जो है आइसोटॉपिक मास होगा। और ये जो आइसोटॉपिक मास है या फिर एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है लेटेस्ट वाइब्रेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो है क्रिटिकल टेम्परेचर भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये लेटेस्ट वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यानी सुपर कंडक्टिंग स्टेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? आपके वाइब्रेशंस, लेटेस्ट वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्योंकि अगर मैं लेटेस्ट ड्रॉ करूँ तो लेटेस्ट क्या होता है? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है ना, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है ना, और इन पॉइंट्स पे क्या बैठे हैं बेटा? पॉजिटिव आयंस। ठीक है ना, तो ये जो है अगर क्रिटिकल टेम्परेचर नॉन जीरो होने का मतलब, यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये जो मास, ये जो आयंस बैठे हैं लेटेस्ट पॉइंट पे, इनकी कुछ ना कुछ इनका फाइनाइट मास है, और ये क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, और क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? फोनोन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना, लेटेस्ट वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज फोनोन्स। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की थी? अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन, द जंप इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट ट्रांजिशन टेम्परेचर indicates the presence of energy gap and energy spectrum of the electron in superconducting state। तो यहाँ पे सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखी थी कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर जैसे ही आता है ना, वैसे ही जो है क्या हो जाता है कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट है उसमें एकदम से क्या आ जाता है? जंप आ जाता है। ठीक है ना, एकदम से वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो जंप आ रहे हैं स्पेसिफिक हीट का एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है ना, तो अगर आप ट्रांजिशन टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट का अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो ये एकदम जो जंप आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, ठीक है ना, तो ये जो जंप आ रहा है किसका? आपका स्पेसिफिक हीट का। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट वर्सेस ट्रांजिशन टेम्परेचर अगर मैं प्लॉट करूँ, जैसे ही ट्रांजिशन टेम्परेचर आएगा वैसे ही क्या होगा? एकदम से जंप आएगा। ये जो जंप आ रहा है ना, ये बता रहा है कि जो आपके पास
ये है जो एनर्जी स्पेक्ट्रम अगर आप इलेक्ट्रॉन का ड्रॉ करो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर, तो उसके अंदर जरूर क्या है, एक एनर्जी बैंड गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। तो ये दो ऑब्जर्वेशन लेके जो है इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन फोनोन या फिर आप कह सकते हैं बीसीएस थ्योरी जो है इन दो ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है बेस्ड है। तो हम शुरू करते हैं, जो हमारा मेन था दैट इज इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। इससे आप क्या समझते हो? लेट एन इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज अ पॉजिटिव आयन कोर, it suffers attractive Coulomb interaction, and during this interaction the ion core is set in motion, consequently distorts the lattice। तो यहाँ तक समझो सिर्फ कि क्या हुआ, जैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयन कोर को अप्रोच करेगा, वैसे ही उनके बीच में क्या होंगी, कूलम्बिक इंट्रैक्शंस होंगी, और उनकी वजह से जो है जो आयन कोर होगा वो एकदम क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, या एकदम क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, और उसकी वजह से जो हमारी लेटिस क्या हो जाएगी, डिस्टोर्ट हो जाएगी। तो इसे समझने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसीडर दिस इज योर लेटिस, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, लेटिस है। तो ये हमारे पास लेटिस है, यहाँ पे ये क्या जो प्लेस्ड है, ये जो हमारे पास प्लेस्ड है, ये क्या है, हमारे पॉजिटिव आयन कोर्स है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है एंटर किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है एंटर किया, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, तो मान लो उसने एंटर किया, मान लो इस शेल के अंदर वो एंटर किया, या इस यहाँ पे वो एंटर किया। तो जब यहाँ पे वो एंटर करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नियर बाय एटम्स हैं, ये जो नियर बाय इसके एटम्स हैं, ठीक है, तो ये जो नियर बाय आयंस अगर हम बात करें तो पॉजिटिव आयंस है जो नियर बाय, तो ये क्या होंगे, कूलम्बिक इंट्रैक्शन जो है लगेगी इनके ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में दो चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है वो कैसी होती है, आपकी कूलम्बिक इंट्रैक्शन होती है, और बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये जो आयंस हैं वो इसकी तरफ क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो लेटिस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा। जैसे ही मान लो इलेक्ट्रॉन ने इस यहाँ से वो इधर यहाँ पे है अगर वो, तो ये आयंस डिस्टोर्ट होंगे अपनी पोजीशन के अबाउट, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे बिल्कुल पास, इस यहाँ पे अब लगा दो, यहाँ पे आ जाएंगे आयंस, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, ऐसी डिस्टोर्शन जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, और ये जो डिस्टोर्शन आगे बढ़ रही है इसको हम क्या कहते हैं, फोनोन, ठीक है। लेटेस्ट डिस्टोर्शन को भी आप क्या कहते हो, फोनोन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सेकंड फिगर दिखाऊं आपको, तो सेकंड फिगर देखो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो सेकंड फिगर में देखो आप क्या है हमारे पास, देखो कि अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ब्लू डॉट से, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मान लो एंटर किया है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, आयंस को यहाँ होना चाहिए था, ठीक है ना, अपनी पोजीशन पे होना चाहिए था, पर क्या हुआ कि आयंस यहाँ पे होने चाहिए थे, पर क्या हुआ, ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो लेटिस क्या हो गया हमारा, डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, और लेटिस क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड जो है क्या होगी, एक तरह की जो है पॉजिटिव फील्ड जो है वो डेवलप हो गई, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉजिटिव फील्ड से जो है क्या हो गया, सराउंड हो गया, और इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, फोनोन कहते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के अराउंड जो है जो एक तरह से पॉजिटिव फील्ड जो है डेवलप हुई है, यानी कि रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो डेवलप हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, फोनोन कहते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर मूव करेगा, मान लो इधर मूव किया, या फिर यहाँ इस पॉइंट पे आया, मान लो जस्ट यहाँ आया, तो ये जो है अपनी वापस रिगेन कर लेगा शेप। यहाँ पे जो हमारे पास ये जो चीज़ आ रही थी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मान लो मेरा ये जो है यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगी, और ये वापस जो है अपनी पोजीशंस पे आ जाएंगे। समझ रहे हो चीज़ को, कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो अपने नियर बाय एटम्स, नियर बाय आयंस को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, उनको डिस्टॉर्ट कर देगा। डिस्टॉर्ट कैसे करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो क्या करेगा, कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेगा इन आयंस को, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन है, मोमेंटम ट्रांसफर किया, ठीक है ना, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो ये जो है लेटेस्ट पॉइंट्स अपनी मीन पोजीशन से क्या हो जाएंगे, थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है, और ये आप क्या हो जाएगी, लेटेस्ट डिस्टोर्ट हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा तो यहाँ पे डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाएगी, और ये जो है वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है फोनोन जो है एक लेटिस के अंदर ट्रैवल करता है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि अभी यहाँ पे डिस्टोर्शन है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा तो यहाँ पे डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन जो है उस पर आ जाएंगे आयंस, ठीक है। तो इस तरह से फोनोन जो है पूरी लेटिस में मूव करेगा। तो आगे देखो यहाँ पे, अब देखते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा देखते हैं।
सो यहाँ पे देखो, सपोज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन comes in the way of distorted lattice and the interaction between the two occurs which lower the energy of second electron. तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि मान लो कि जो हमारे पास क्या आया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आया। अब उस सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, डिस्टॉर्टेड लेटिस को देखा, कि उन्होंने देखा कि जो हमारा एक फोनोन फील्ड डेवलप हो गया, उसको देखा। तो वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो उस फोनोन फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। सो the interaction between the two occurs which lower the energy of second electron and the two electron interact by lattice distortion or phonon field, thus lowering the energy of electrons. This type of interaction is known as electron lattice electron interaction. तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ने जैसे एंटर किया, अब वो जो है इस डिस्टॉर्शन को देखेगा। अब यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्या होना क्या चाहिए था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में कैसी अट्रैक्शन होनी चाहिए थी, एक तरह से नेगेटिव इंट्रैक्शन होनी चाहिए थी, यानी क्या होना चाहिए, रिपेल करने चाहिए थे दोनों इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो चुकी है। तो हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जब ये हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, तो क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन ना होके एक वीक लिंक जो है वो डेवलप हो जाएगा, और एक वीक लिंक डेवलप हो जाएगा, और ये कह सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप होके आगे मूव करेंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया है बाय अ लेटिस डिस्टॉर्शन या फोनोन, ठीक है ना, फोनोन फील्ड के थ्रू, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन लेटिस इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन कहलाता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है कि इस पॉजिटिव फील्ड की वजह से, इस पॉजिटिव फील्ड की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, इंट्रैक्ट कर जाएंगे, इनके बीच में एक वीक लिंक डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन लेटिस इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। तो क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है इंट्रैक्ट बाय लेटिस डिस्टॉर्शन या फोनोन फील्ड, thus lowering the energy of second electron, and this type of electron interaction is known as electron lattice electron interaction. So पहली चीज उन्होंने बता दी कि एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे पेयर अप होता है, ठीक है ना, कैसे पेयर अप होता है, थ्रू लेटिस डिस्टॉर्शन या फोनोन फील्ड के थ्रू। आगे देखो, सेकेंड पॉइंट देखते हैं अब इसका क्या था हमारे पास, एज द ऑसिलेटरी डिस्टॉर्शन ऑफ लेटिस इज क्वांटाइज इन टर्म्स ऑफ फोनोन। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, ये जो डिस्टॉर्शन है ना, ये जो ऑसिलेटरी डिस्टॉर्शन है, ये जो है हमेशा क्या रहेगी, क्वांटाइज रहेगी। जैसे आपका फोटोन होता है ना, वो क्वांटाइज रहता है, ऐसे ही फोनोन भी क्या रहता है, ऐसी ही हमारी लेटेस्ट डिस्टॉर्शन भी क्या रहती है, क्वांटाइज रहती है, और इन द फॉर्म ऑफ क्या रहती है, फोनोन, ठीक है ना। सो ये जो हमने अबव जो हमने इंट्रैक्शन देखी है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन थ्रू फोनोन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रैक्शन हुई है थ्रू फोनोन। अब आगे देखो, सो आगे इसी को ही अगर मैं इस तरह से बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेव वेक्टर मान लो k है, और उसने जो है वर्चुअल फोनोन एमिट किया q, ठीक है ना, और ये फोनोन जो है किसने ऑब्जर्व कर लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व कर लिया, जिसका वेव वेक्टर क्या है, k डैश है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वेव वेक्टर k है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव ही होती है, ठीक है ना। इसने जो है एक फोनोन एमिट किया, और वो फोनोन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व कर लिया, जिसका वेव वेक्टर क्या है, k डैश है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्कैटर्ड होगा k माइनस क्यू से, कि इसने फोनोन एमिट किया है क्यू का, ठीक है ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होगा, इसने ऑब्जॉर्ब किया तो k डैश प्लस में क्यू से। क्लियर होगी ये बात। तो ये जो है प्रोसेस है एक तरह से वर्चुअल होता है। तो जो फोनोन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल फोनोन्स कहते हैं। इनकी लाइफ टाइम जो अगर मैं बात करूँ, ये शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, और जो एनर्जी होती है फोनोन्स की वो कंजर्व नहीं रहती है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेंज एंड फोनोन चेंज, ठीक है ना। तो इनकी एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। अगर मान के चलो जो फोनोन की एनर्जी है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, ठीक है ना, कि जो एनर्जी जो है फोनोन की एनर्जी क्या है, कि जो लेटेस्ट वाइब्रेशंस हैं उनसे जो एनर्जी पोजेस होती है उसको हम कहते हैं, यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लेटेस्ट, ठीक है ना, लेटेस्ट वाइब्रेशन, तो उसको हम कहते हैं फोनोन एनर्जी। और अगर फोनोन की एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से, तो उस केस में इंट्रैक्शन कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। ऑफ कोर्स यही चीज़ मैंने बात कर दी
कि अगर इलेक्ट्रॉन है और ये फोनोन फील्ड है कि नहीं, इसकी एनर्जी है, तो अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से इससे ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी है कैसी है, नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में कैसी इंट्रैक्शन होगी, हमेशा पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी देख लो बेटा, क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन था, जैसे इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वेव वेक्टर k डैश है, ठीक है ना, इसने फोनोन एमिट किया और ये फोनोन यानी कि ये जो एनर्जी एमिट करी है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जॉर्व करी, और ये इसका वेव वेक्टर k डैश है, और ये स्कैटर्ड हो गया k डैश प्लस में q से, और ये स्कैटर्ड हो गया k माइनस q से। सो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन होती है थ्रू फोनोन। नेक्स्ट इज योर कूपर पेयर। तो ये जो द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ BCS थ्योरी इज दैट the superconductivity occurs when an interaction between the two electrons by means of phonon exchange dominate the usual repulsive Coulomb interaction। तो जो फंडामेंटल पोस्टुलेट की बात करूं वो क्या था BCS थ्योरी का, कि सुपर कंडक्टिविटी कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन हो, और वो कैसे होंगी, बाय एक्सचेंज ऑफ फोनोन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फोनोन एमिट करेगा, दूसरा क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, और ये जो अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करेंगे किससे, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होनी चाहिए थी उनसे। सो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक तरह से क्या हो जाएंगे, लूजली बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक तरह से लूजली बॉन्ड हो जाएंगे, और ये जो टू सच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फोनोन फील्ड के थ्रू जो है बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कूपर पेयर कहते हैं। और ये जो पेयर होता है ना, ये सेम ही है जैसा आपका, अगर सिंगल पार्टिकल की अगर हम कुछ बात करें तो सेम आपके जो है पेयर जो है वो उसी की तरह ही फॉलो करता है उसे, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कहीं ना कहीं सिंगल पार्टिकल से मैच करती हैं। तो आगे क्या कह रखा है, द एनर्जी ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बाउंड स्टेट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट। तो यहाँ पे जो है पेयर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, पेयर इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है बाउंड स्टेट में वो कम होती है जब वो फ्री स्टेट्स में जो है घूमते हैं, जैसे फ्री स्टेट में जैसे मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग होके मूव करते हैं, यानी कि बाउंडेड स्टेट में जो है इनकी एनर्जी जो है, ये अगर बाउंडेड है, क्योंकि लूजली बाउंडेड है तो इनकी एनर्जी भी क्या है, बहुत कम है, एज कंपैरिजन जब वो क्या है, जब पेयर में नहीं है, जब वो सेपरेट होके घूम रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है, ये जो डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स इन द इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कूपर पेयर। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि ये जो दोनों स्टेट्स के, दो एनर्जी स्टेट्स, ये जो एनर्जी है दो स्टेट्स की, वो क्या, इनका जो डिफरेंस है वो हमें क्या देता है, बाइंडिंग एनर्जी देता है कूपर पेयर की। सो बाइंडिंग एनर्जी कूपर पेयर की कैसे मिलती है, कि एक तो जब एनर्जी जब वो बाउंडेड स्टेट में है, माइनस जब वो एनर्जी जब वो सेपरेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। सो ये आपकी क्या कहलाएंगी, आपकी डिफरेंस जो है दोनों स्टेट्स की एनर्जी का, वो हमें क्या देता है, कूपर पेयर। मतलब हमें जो है कुछ ना कुछ एनर्जी जो है सप्लाई करनी पड़ती है अगर हमें पेयर को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। अगर टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लेटिस इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती हैं एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कूलम इंट्रैक्शन। तो और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, पेयर अप होने शुरू होंगे। तो ऑफ कोर्स वही है कि अगर T लेस देन TC है तो इलेक्ट्रॉन लेटिस इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, किससे, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कूलम रिपल्सिव इंट्रैक्शन है उनसे। और टेम्परेचर बढ़ा दोगे TC से तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कूलम इंट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो वही लिखा हुआ है। सो जब इलेक्ट्रॉन लेटिस इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन बढ़ जाती है, जब T इज़ लेस देन TC, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने शुरू कर देते हैं, पेयर अप होने शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाते हैं। सो ये जो पेयरिंग है वो 0 केल्विन पे कंप्लीट हो जाती है, और ये जो मान लो दिस पेयरिंग इज कंप्लीट एट 0 केल्विन एंड इज कम्प्लीटली ब्रोकन एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, 0 केल्विन पे तो पेयर अप होंगे पूरे, पर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये पेयर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो ये भी देखा गया, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कूपर पेयर इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द पेयर हैव अपोजिट स्पिन एंड मोमेंटा। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है कूपर पेयर की वो मैक्सिमम कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप होते हैं और उनका जो है अपोजिट क्या होता है, स्पिन होती है, और अपोजिट क्या होता है, उनका मोमेंटा होता है, ठीक है ना। यानी कि जब उनका मोमेंटा और स्पिन मोमेंटा या स्पिन जो है अगर अपोजिट है तो उनके बीच में पेयरिंग जो है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप इसे बाइंडिंग एनर्जी कूपर पेयर की वैसे पूछा है तो आप ये भी कह सकते हो कि कितनी एनर्जी हम सप्लाई करें टू ब्रेक द कूपर पेयर्स, ठीक है ना। कूपर पेयर को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी हमें जो है सप्लाई
सो नेक्स्ट इज़ योर एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप। तो मैंने आपको बताया था जब हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम में जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो है एक एनर्जी गैप जो है एग्जिस्ट करता है। तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन बीसीएस ने कैसे दी कि जो द डिफरेंस बिटवीन द फ्री स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपीयर एज द एनर्जी गैप एट द फर्मी सरफेस। तो फर्मी सरफेस पे जो है अगर मैं बात करूँ तो जो एनर्जी डिफरेंस है जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हैं और जब इलेक्ट्रॉन जो है सेपरेटेड हैं तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा, ये जो दोनों स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, एनर्जी गैप कहलाएगा। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स आर अबव एनर्जी गैप एंड द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आर बिलो एनर्जी गैप एट द फर्मी सरफेस। तो फर्मी सरफेस पे क्या होगा कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो क्या होंगे, अगर गैप के ऊपर हम देखेंगे एनर्जी गैप के ऊपर तो क्या होंगे, सारे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। एनर्जी गैप पे जो है ऊपर जो है सारे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, जो गैप के नीचे, एनर्जी गैप के नीचे जो है वो क्या होंगे, आपके सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो अगर आप इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की बात करते हो तो एनर्जी गैप क्या होता है, डिफरेंस होता है ना वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, और ये जो है ऑलमोस्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो किसका फंक्शन है, आपका टेम्परेचर का फंक्शन है। और यहाँ पे टेम्परेचर का फंक्शन कैसे है, क्योंकि मैंने आपको बताया एट 0 केल्विन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर अप हैं। सो डिफरेंस जो है एनर्जी स्टेट्स का, अगर हम पेयरिंग और अगर अनपेयर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा एट एब्सोल्यूट 0 पे, और एट टी इज इक्वल टू टी सी पेयरिंग इज डिजॉल्व सो एनर्जी गैप रिड्यूसेस टू 0। तो अगर टी और टी सी की बात करें तो पेयरिंग जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी और एनर्जी गैप फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब जो है गैप खत्म हो जाएगा। तो जो है तो उस केस में जो है जो नॉर्मल स्टेट है कि इलेक्ट्रॉन्स है सुपर कंडक्टिंग है वो सारे मर्ज अप हो जाएंगे। नेक्स्ट है बीसीएस ग्राउंड स्टेट। अब देखो यहाँ पे हम जो है ये जो ग्राउंड स्टेट है, जो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट होती है ना उससे जो है इंटायरली डिफरेंट होती है बीसीएस की ग्राउंड स्टेट। देखो नॉर्मल कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो कैसे होंगे, नॉन इंटरेक्टिंग होंगे। लेकिन सुपर कंडक्टिंग स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होकर रहते हैं। तो पेयर अप ऊपर पेयर बनाएंगे और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी सुपर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अगर मैं नॉन इंटरेक्टिंग फर्मी गैस मैंने कंसीडर करी, मान लो। सो नॉन इंटरेक्टिंग यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से क्या नहीं कर रहे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने जो है कंसीडर करके चली, एक मैंने फील्ड जो है फर्मी सी कंसीडर किया, वो क्या है आपका ग्राउंड स्टेट का काम करेगा, किसका, ऑफ अ फर्मी गैस ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज़ जस्ट फिल्ड बाय फर्मी सी बाउंडेड बाय अ फर्मी सरफेस। तो मैंने क्या कंसीडर करके चली, एक जो है मैंने क्या कंसीडर किया, एक मैंने फर्मी सी कंसीडर किया, यानी कि एक मैंने जो है गैस ली, ठीक है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो कैसे थे, नॉन इंटरेक्टिंग थे, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये जो है आपकी क्या बनाएंगी, ये आपकी बनाएंगी नॉर्मल स्टेट का जो है, नॉर्मल कंडक्टर्स की क्या होंगी, ये ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, और ये जो है यहाँ ये जो है ये जो नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज बाउंडेड बाय अ सरफेस, और ये जो है नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन जिस सरफेस से बाउंडेड है उसको हम क्या कहते हैं, फर्मी सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर फर्मी सरफेस के अंदर की बात करूँ, सरफेस के अंदर सारी स्टेट्स क्या हैं, फील्ड हैं, ठीक है। लेकिन फर्मी सरफेस से आगे ऊपर की बात करूँ, अबव की बात करूँ, तो सारी स्टेट्स क्या हैं, वैकेंट हैं। तो मैंने एक स्फीयर कंसीडर करके चला, फर्मी स्फीयर, जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नॉन इंटरेक्टिंग है और वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है। और अगर इस फर्मी सरफेस से अगर मैं बाहर देखूँ, इस स्फीयर के बाहर देखूँ, तो सारी स्टेट्स कैसी हैं, वैकेंट स्टेट है। तो क्लियर हो गई होगी ये चीज़ आपको कि हमने एक स्फीयर कंसीडर करके चला, फर्मी स्फीयर, जिसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉन इंटरेक्टिंग हैं और वो क्या है आपके, ये कह लो ग्राउंड स्टेट बना रही है, ठीक है। और इसके बाहर जो अगर मैं बात करूँ सरफेस के बाहर, तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हो वैकेंट स्टेट्स हैं। सो दिस स्टेट अलाउज ओनली स्मॉल एक्साइटेशन, वन कैन फॉर्म एक्साइटेड स्टेट बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्मी सरफेस एंड रेजिंग इट अबव द फर्मी सरफेस, एंड इन बीसीएस थ्योरी देयर इज एट, अब देखो, अब नॉर्मल कंडक्टर्स का अगर मैं केस लूँ तो दिस इज़ योर फर्मी सरफेस, ठीक है ना, दिस इज़ योर स्फीयर, और ये जो है यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक नॉन इंटरेक्टिंग है, ठीक है, और इसके बाहर जो है सारी स्टेट्स क्या है, वैकेंट है।
तो आप क्या करोगे, आप सिंपल आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे। एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस फर्मी सरफेस से बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल एनर्जी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जो है, नॉर्मल कंडक्टर्स की बात कर रही हूँ मैं अभी, तो नॉर्मल कंडक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। आप थोड़ी सी एनर्जी जो, और जब इनकी एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, फर्मी सरफेस से ज़्यादा हो जाएगी, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जो है वो क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पास अगर हम बात करें बीसीएस थ्योरी की, so there is attractive interaction between the electrons, thus in this case we cannot form an excited state unless we supply an energy which exceeds the energy of attraction between the electrons, and this implies that the superconducting ground state is separated by a finite gap फ्रॉम द लोअर एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, लेकिन अगर मैं बीसीएस थ्योरी की बात करूँ तो बीसीएस थ्योरी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होते हैं आपके, बीसीएस थ्योरी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर अप के फॉर्म में होंगे, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो पहले क्या करना होगा, हमें जो है इनको एनर्जी देनी होगी, हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये जो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ख़त्म हो। तो इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी होगी पहले इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए, तभी क्या होंगी, ये हायर स्टेट में क्या होंगी, एक्साइट होंगे। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि हम तब तक जो है एक्साइटेड स्टेट नहीं बना सकते जब तक जो है हम इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ना दे दें कि उनकी जो है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनसे ज़्यादा एनर्जी अगर तब तक हम नहीं सप्लाई करेंगे तब तक जो है हम एक्साइटेड स्टेट नहीं बना सकते सुपर कंडक्टर्स के केस में। सो इसका मतलब ये है कि जो सुपर कंडक्टिंग ग्राउंड स्टेट है वो पहले से ही जो है एक फाइनाइट गैप से जो है क्या है, सेपरेटेड है। तो यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पहले से ही क्या है, एक फाइनाइट गैप है। ठीक है ना, जिससे वो सेपरेटेड है। पहले हमें इस गैप को ख़त्म करना होगा एंड देन जो है हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकते हैं। सो ये जो है पहले से ही जो है आप कह सकते हो कि फाइनाइट गैप से सेपरेटेड है। ठीक है ना। सो यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारे पास नॉन इंटरेक्टिंग गैस थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी दो तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिंग के केस में अगर मैं ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करूँ तो वो इस तरह से आएगी। इसमें क्या होगा हमारे पास, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो कि लोअर एक्साइटेड स्टेट इज ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इन दिस केस बाय एनर्जी गैप ईजी। तो यहाँ पे पहले जो है कि ये जो ग्राउंड स्टेट है और ये लोअर एक्साइटेड स्टेट है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस गैप को हमें ख़त्म करना होगा, तभी जो है हम जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करा सकते हैं, एक्साइट करा सकते हैं हायर एनर्जी स्टेट से। तो यहाँ पे जो लोअर एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो जो है ऑलरेडी पहले से ही जो है एक गैप से जो है सेपरेटेड है। ठीक है, वो पहले हमें जो है वो गैप को हमें ख़त्म करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल्स में जो है एक्साइट करा सकते हैं। तो यहाँ पे पीई वर्सेस ईएफ ग्राफ है। तो पीई जो है दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है ना, और ये किसका फंक्शन है, एनर्जी का फंक्शन है। जिस भी ऑर्बिटल की अगर काइनेटिक एनर्जी ई है जो ग्राउंड स्टेट के लिए, सो फर्मी स्टेट के लिए जो है हमारे पास जो है इस तरह का भी ग्राफ आ सकता है अगर हम पीई वर्सेस ईएफ प्लॉट करें। ठीक है ना, ये प्लॉट करें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो ईएफ तक क्या है, ऑक्यूपाइड है। ठीक है, सो फर्मी लेवल तक जो है सभी के सभी जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम्प्लीटली क्या है, फिल्ड हैं। और इसके बाद अगर हम मूव करेंगे तो कम्प्लीटली हमें क्या मिलेंगी, वैकेंट स्टेट मिलेंगी। तो ये किसके लिए, आपका ग्राउंड स्टेट ऑफ नॉर्मल कंडक्टर्स या नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट जो मैंने आपको बताया था कि जो ग्राउंड स्टेट है आपकी बीसीएस की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में किस तरह से ऑक्यूपाई हैं, पर इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई तो हैं, बट यहाँ पे जो है हमारे पास क्या मिलेगा, स्मॉल एनर्जी गैप मिलेगा। ठीक है ना, ये स्मॉल एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है किस केस में, बीसीएस के केस में। सो यहाँ पे जो है स्मॉल विड्थ का हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी गैप मिल रहा है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे सेकंड डायग्राम, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्मॉल विड्थ का हमें क्या मिलता है, एनर्जी गैप मिलता है। और ये एनर्जी गैप जब हो जाएगा, मतलब ये एनर्जी गैप जब जो है ये कह सकते हो ख़त्म होगा, तो हमें जो है फिर से क्या मिल जाएंगी, वैकेंट स्टेट मिल जाएंगी। सो पहले जो है आपको ये एनर्जी गैप को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना होगा, या फिर आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। सो यहाँ पे अगर मैं ये भी कह सकते हैं कि जो बीसीएस थ्योरी में क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होती है। सो इसकी वजह से जो है इसकी जो है टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, होना क्या चाहिए था, इस तरह से आना चाहिए था, एकदम शार्पली डिक्रीज ना होके ईएफ पे जो है इस तरह से जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है,
सो एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है। सो BCS स्टेट की जो है आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है फर्मी स्टेट से। तो यहाँ पे BCS स्टेट जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि अब अगर आप थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे EF से ज़्यादा, सो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्टेट छोड़ के वैकेंट स्टेट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको स्मॉल एनर्जी और प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल को क्या कर सके, ओवरकम कर सके और फिर जो है एक्साइटेड स्टेट में जा सके। सो यहाँ पे जो है BCS स्टेट की जो एनर्जी वो लोअर हो रही है, इसका मतलब जो है BCS स्टेट जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है आपकी फर्मी स्टेट से। सो ये क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट और है इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम जो BCS थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूँ, तो BCS स्टेट ग्राउंड स्टेट जो है वन पार्टिकल स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड इन कूपर पेयर्स इफ अ स्टेट विथ वेव वेक्टर k and spin up is occupied, the orbital with wave vector minus k and spin down is also occupied। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो BCS ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर एक पार्टिकल है जिसकी स्पिन मान लो अप है, तो और उसका जो है वेव वेक्टर मान लो k है, तो उसके लिए जो है दूसरा पार्टिकल भी एग्जिस्ट करेगा जिसका वेव वेक्टर माइनस के होगा और उसकी स्पिन क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है ना। तो मतलब एक पार्टिकल ऑर्बिटल के अंदर जो है किस तरह से, एक पार्टिकल ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर जो है दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, एक की स्पिन क्या रहेगी, अप रहेगी और दूसरे की स्पिन क्या रहेगी, डाउन रहेगी। ठीक है। अगर आप ये कह सकते हो कि एक पार्टिकल की स्पिन अप है और वो क्या है, वैकेंट है, और दूसरा पार्टिकल की स्पिन डाउन और वो क्या है, वैकेंट है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर स्पिन K1 अगर वैकेंट है, अप स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, डाउन तो डाउन स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, हमेशा वैकेंट रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, पेयर की फॉर्म में रहते हैं। अगर एक पेयर नहीं, अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी वाली भी चीज़ नहीं होगी। अगर एक पेयर एब्सेंट है तो एक मतलब एक अगर अप वाला नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो डाउन वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। अगर एक अप वाला इलेक्ट्रॉन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डाउन वाला इलेक्ट्रॉन भी जरूर होगा। इस करके इनको क्या नाम दिया गया है, कूपर पेयर्स नाम दिया गया। और इनकी अगर मैं टोटल स्पिन की बात करूँ, देखो एक की स्पिन अप है और दूसरे की स्पिन डाउन है, तो हाफ, और एक की क्या है, डाउन है, तो माइनस हाफ। तो टोटल स्पिन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन ज़ीरो होती है वो किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो बोसोन्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसे ही एक और पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ BCS थ्योरी के अंदर, तो टोटल एनर्जी जो है वो किसके मिलके बनी है, काइनेटिक एनर्जी और अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी से मिलके बनी है। और ये जो BCS स्टेट है इसकी जो एनर्जी होती है वो फर्मी स्टेट के कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, क्योंकि फर्मी स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हैं तो उनके बीच में जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है इलेक्ट्रॉन्स में क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। इस करके जो है इनकी एनर्जी जो है बात करें वो कम होती है फर्मी स्टेट की एनर्जी से। ठीक है, और अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी वजह से जो क्या हो जाता है कि जो BCS स्टेट की एनर्जी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल की वजह से जो है टोटल एनर्जी जो है हमारे पास, अगर हम बात करें सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर या BCS स्टेट के अंदर, टोटल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और जब टोटल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है फर्मी स्टेट की एनर्जी से, तो ये जो है तो उस केस में जो है आप कह सकते हो कि ये स्टेट जो होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है और उस स्टेट में जो है सुपर कंडक्टिविटी काफ़ी टाइम तक रह सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर BCS थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।